कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। वीरभद्र सिंह जी, आनंद शर्मा जी, सुखविंदर सुक्खू जी, राजीव शुक्ला जी, धानीराम शांडिल जी, विद्या स्टोक्स जी, मोहनलाल ब्रागटा जी, राहुल ठाकुर जी, विनोद सुल्तानपुरी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देखिए, अब चुनाव आ रहा है। अच्छा, 2 मिनट मुझे बोलने दो, फिर बोल लेना आप। शाबाश। चुनाव आ रहा है और 2 विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, हमारे नेता खड़े हैं, मैं हूं, वीरभद्र सिंह जी हैं, सोनिया जी हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं। हमारी सोच सबको एक साथ ले जाने की सोच है। जब हम किसी हिंदुस्तानी को देखते हैं तो हमें सिर्फ हिंदुस्तानी दिखाई देता है। हमें उसका धर्म, उसकी जात, उसका प्रदेश नहीं दिखाई देता। उसमें कितना धन है, उसके पास कितना धन है, अमीर है, गरीब है, क्या करता है, वो हमें नहीं दिखता। हमें सिर्फ एक बात दिखाई देती है, हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तानी है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम सबको मिलाकर प्यार से, भाईचारे से इस देश को आगे ले जाएं। और ये 60 साल से हिंदुस्तान की जनता और कांग्रेस पार्टी कर रही है। बीजेपी के नेता आते हैं, ठहर जाओ। बीजेपी के नेता आते हैं और ऐसी मीटिंग में भाषण देते हैं और कहते हैं कि हिमाचल को मैं स्वर्ग बना दूंगा। कहते हैं कि 60 साल से इस देश में कुछ नहीं हुआ। मगर अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो बयान देता है, वो कहता है कि हमें सिर्फ 2 देशों से डर है, एक चीन और एक हिंदुस्तान। और जब लोग उससे पूछते हैं, उनके जर्नलिस्ट उनसे पूछते हैं भैया ये आपको डर क्यों लगता है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान का युवा जो है, हिंदुस्तान का मजदूर जो है, किसान है, वो अमेरिका के युवा से, अमेरिका के किसान से, अमेरिका के मजदूर से ज्यादा काम करता है। अब देखिए ऐसे भाषण में कांग्रेस पार्टी का नेता ऐसी बात कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को आप लोगों ने बनाया है। हिमाचल प्रदेश को, ये जो पहाड़ पे ये जो लोग बैठे हैं, इस भीड़ में जो लोग बैठे हैं, इस प्रदेश के किसान, इस प्रदेश के मजदूर, इस प्रदेश के युवा, इस प्रदेश की महिलाओं ने बनाया है। और ये जो प्रदेश बना है, ये जो देश बना है,
ये एक दिन में नहीं बना है। इसको बनाने के लिए करोड़ों लोगों ने अपना पसीना दिया है, करोड़ों लोगों ने अपना खून दिया है। और जब हम भाषण देते हैं, आप हमारा भाषण सुनिए, मैं शब्द जो है वो आपको इतना नहीं सुनाई देगा। उनके आप भाषण सुनिए, चुनाव में बहुत सारी स्पीचेस दी हैं उन्होंने। आप अगर उनके भाषण में हम शब्द ढूंढ के मुझे दिखा दें, आप एक बार मुझे दिखा दें हम शब्द, या हिंदुस्तान की जनता ने यह किया, या पिछले 60 सालों में हिंदुस्तान ने यह किया, नहीं। सिर्फ एक शब्द आपको सुनाई देगा, मैं हिमाचल को स्वर्ग बनाऊंगा, मैंने गुजरात को बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। मुझे चौकीदार बनाओ, मुझे चाबी दो। नहीं नहीं नहीं, देखो भैया, चौकीदार चौकीदारी करता है। चौकीदार आपके घर के सामने खड़ा हो जाता है और आपकी देखभाल करता है। ये कहते हैं मुझे आप चौकीदार बनाओ, और ऐसे स्टेज से कहते हैं कि गुजरात का मैं चौकीदार हूं। 45,000 एकड़ जमीन गुजरात के चौकीदार ने अदानी जी को 1 रुपये प्रति मीटर पकड़ा दी। सिर्फ ये नहीं, 26,000 करोड़ रुपए की बिजली, 26,000 करोड़ रुपए की बिजली एक व्यक्ति को चौकीदार ने पकड़ा दी, जिसकी कंपनी 3,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। 10 साल में चौकीदार ने उसकी कंपनी को 40,000 करोड़ की कंपनी बना दी। और फिर कहते भैया अब मुझे हिमाचल प्रदेश का, दिल्ली का, देश का चौकीदार बनाओ। मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी कभी चौकीदार भी चोरी कर जाते हैं, होता है। हम भी चौकीदार बनाना चाहते हैं, मगर मैं या वीरभद्र सिंह जी हिंदुस्तान के चौकीदार नहीं बनना चाहते। हम आपको, हम हिंदुस्तान के युवा को, हिंदुस्तान की महिलाओं को, हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के मजदूर को इस देश का चौकीदार बनाना चाहते। हम एक को चौकीदार नहीं बनाना चाहते। हम उठा के चाबी आपके जेब में डालना चाहते हैं। लो भैया, ये लो चाबी, आप अपने घर को चलाओ, आप अपने शहरों को चलाओ, आप अपने पंचायत को चलाओ, आप अपने देश को चलाओ। अब देखिए, आप सोच रहे हो, ठहर जाओ भैया, अब मैं आपको बताता हूं चौकीदारी हमने आपको कैसे दी। पहले क्या होता था, सबका सब इंफॉर्मेशन सरकार के पास होता था। चीफ मिनिस्टर से आप एक सवाल नहीं पूछ पाते थे, एमपी से, एमएलए से, डीएम से आप एक सवाल नहीं पूछ पाते थे। आपके घर के सामने सड़क नहीं बनती थी, चोरी हो जाती थी, आप एक सवाल नहीं पूछ पाते थे। भ्रष्टाचार जो होता था वो छुपा रहता था। कांग्रेस पार्टी को, यूपीए को किसी ने बोला नहीं। सूचना का अधिकार हमने उठा के आपको दिया। हमने कहा कि देखिए, आपका हक होना चाहिए, आपकी सरकार के बारे में कोई भी सवाल आप पूछना चाहें, आपको यह अधिकार मिलना चाहिए। और हमने पार्लियामेंट हाउस में इस बिल को पास किया।
और जो पहले भ्रष्टाचार छुपा रहता था उसको आप लोग आरटीआई के माध्यम से बाहर लाए। कोई एमपी एमएलए चीफ मिनिस्टर नहीं लाया, कोई जज नहीं लाया, मीडिया के लोग नहीं लाए। हिंदुस्तान की जनता ने एक के बाद एक आरटीआई लगा कर आप भ्रष्टाचार बाहर लाए। शक्ति हमने आपको दी, सवाल पूछने की शक्ति दी। मैं आपको बताता हूं, एक दिन मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। मैं जो सोच रहा था मैंने प्रधानमंत्री को लिखा। किसी ने आरटीआई लिख दिया। भैया, राहुल गांधी ने पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री को क्या क्या बोला है। मेरे पास आ गया कि भैया आपने प्रधानमंत्री को क्या क्या बोला है पिछले 5 सालों में, जनता जानना चाहती है। पर्सनल बात थी, अखबार में छप गई। यह शक्ति हम आपको देना चाहते हैं। क्या वीरभद्र सिंह के बारे में, मेरे बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, किसी के बारे में भी, डीएम के बारे में, एमपी एमएलए के बारे में, प्रधान के बारे में, जो भी आप सवाल पूछना चाहते हो आप पूछो। यह शक्ति हमने आपको दी। अब देखो गुजरात के चौकीदार ने गुजरात में आरटीआई कमिश्नर नहीं बैठाया। गुजरात में अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लोकायुक्ता सिर्फ 1 महीने पहले अपॉइंट हुआ है, 2 महीने पहले अपॉइंट हुआ है। मोदी जी अकेले गुजरात की चौकीदारी करना चाहते हैं। और मैं आपको सीधा बता देता हूं, जिस दिन वहां पे आरटीआई चालू हो गया, जिस दिन वहां पे 10 के 10 आरटीआई कमिश्नर आ गए, जिस दिन वहां पे लोकायुक्ता आ गया, उस दिन गुजरात का चौकीदार अंदर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने अधिकार की बात की, शक्ति की बात की। इस देश में सबसे बड़ा सवाल गरीबों का सवाल है, किसानों मजदूरों का सवाल है। हम कहते हैं कि 60 साल में आपने काम किया, किसान ने खेतों में काम किया, मजदूर ने काम किया। हम कहते हैं कि प्रगति आएगी तो किसी एक बिजनेसमैन को नहीं मिलेगी, फायदा नहीं मिलेगा। फायदा सबको मिलना चाहिए, किसान को, मजदूर को, दलित को, आदिवासी को, गरीब को, हर एक व्यक्ति को फायदा मिलना चाहिए। वो कहते ही नहीं भैया, शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग चाहिए, हमें चमकता हुआ हिंदुस्तान चाहिए। हम जाए मर्सिडीज गाड़ी में, 1-2 उद्योगपतियों को पूरा फायदा मिल जाए। 250 करोड़ रुपए की जमीन 1 रुपए में हिमाचल में दी है अपने बेटे को। कहते भैया मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेट के लिए मुझे जमीन चाहिए, उसमें स्टेडियम बनाना था, होटल बना दिया। इंडिया शाइनिंग की सरकार चलती है, चुने हुए लोगों की सरकार चलती है। उधर अदानी जी है, इधर 250 एकड़ अपने 250 करोड़ रुपए की जमीन अपने बेटे को दे दी। किसान को भूल जाते हैं, मजदूर को भूल जाते हैं। अब देखिए, हाँ, और वो काले धन पे बयान देता है। टीवी पे दे रहे थे, क्या काले धन पे अपने आप पकड़ा गया, बयान दे रहे थे भैया काले धन से क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। खैर, वो अलग बात है। हिमाचल की जमीन बाहर के लोगों को दी जाती है, माइनिंग माफिया को छूट दी गई। ऐसी राजनीति हम नहीं चाहते। हम सबको जोड़कर आगे ले जाना चाहते हैं। जब हमने मनरेगा की बात शुरू की, मैं पार्लियामेंट में था, हिंदुस्तान के मजदूर को हमने कहा कि 100 दिन का रोजगार गारंटी करके हम आपको देंगे। 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है।
मजदूरों को हम 100 दिन का रोजगार देते हैं। बीजेपी के लोगों ने कहा खुले पार्लियामेंट में ये पैसा जाया कर रहे हैं, ये पॉपुलिज्म है, इससे किसी का फायदा नहीं होगा। जब हमने भोजन के अधिकार की बात की, 1 रुपया अनाज हर गरीब को देने की बात की, वही सवाल बीजेपी के लोगों ने उठाया कि भाई पैसा कहां से आएगा, ये पैसा जाया कर रहे हैं, भोजन की क्या जरूरत है, पॉपुलिज्म है, नए नए अंग्रेजी के शब्द निकालते हैं, पॉपुलिज्म है, ये है वो है। अब देखो 43,000 एकड़ 40,000 करोड़ रुपए उन्होंने एक बिजनेसमैन को दिया, 2 को नहीं, 3 को नहीं, सिर्फ एक को, अदानी जी को 40,000 करोड़ रुपए दिए। मतलब एक व्यक्ति को उन्होंने मनरेगा से ज्यादा पैसा पकड़ा दिया। अब आप जाइए उनसे पूछिए कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, जमीन ले ली, बिजली ले ली, रोजगार किसी को नहीं मिला। और कहते भैया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। 6 महीने पहले हम आपके पास आए, मोदी जी आपसे कोई सवाल नहीं पूछते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं। उनकी सोच है कि जो भी ज्ञान है मुझ में है। अभी आनंद शर्मा जी ने कहा कि वो कहते हैं भगवान ने मुझे भेजा है, भगवान ने मुझे भेजा है। हमारी दूसरी सोच, हम सोचते हैं कि आप लोग जानते हो, आप लोग से हम बात करते हैं, आप लोग से हम पूछते हैं। मनरेगा हम नहीं लाए, मनरेगा हिंदुस्तान के मजदूर ने हमें कहा कि भैया मनरेगा दीजिए। भोजन का अधिकार गरीब ने कहा, और आपने 3 और चीजें कही हैं हमें। 30-40 मीटिंग मैंने की, वीरभद्र सिंह जी ने की, अलग अलग कांग्रेस के नेताओं ने की, आनंद शर्मा जी ने की, किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, दलितों से, आदिवासियों से, महिलाओं से, छोटे किसानों से, रिक्शा वालों से, कुलियों से 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बातचीत की। धूप में बैठे हम। रिक्शा वालों ने मुझे कहा देखिए राहुल जी, हम रिक्शा चलाते हैं, चोट लगती है, आप एक बात कीजिए, एक काम कीजिए। आपने गरीबों के पैर के नीचे एक मजबूत फर्श बना दी, मनरेगा दे दिया, रोजगार योजना दे दी, 70,000 करोड़ रुपए आपने किसान के माफ कर दिए। अब हम आपसे एक चीज चाहते हैं, आप मुझे वायदा करो। मैंने कहा बोलो क्या? वो कहते हैं देखिए, जब हमें चोट लगती है हम अस्पताल में जाते हैं, घुटना फूट जाता है, किसी को दिल में बीमारी हो जाती है, किसी को कैंसर होता है, हम अस्पताल में जाते हैं, बच्चा बीमार हो जाता है, अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल में हमसे पहला सवाल पूछा जाता है भैया तुम्हारे पास पैसा है या नहीं। ये नहीं पूछते कि भैया क्या इलाज कराना है। हमारे कपड़ों को देखते हैं, हमारे कपड़ों को देखते हैं, हमारे कपड़े फटे हैं, पहला सवाल आता है भैया पैसा है तुम्हारे पास। हम चुप हो जाते हैं, फिर हमें कहते हैं भैया बाहर जाओ, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, इलाज कराना है यहां इलाज तुम्हारा नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं बड़े लोग आते हैं, बटुआ रखते हैं, कहते हैं भैया दिल में मेरा दौरा पड़ा, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, 2 मिनट में आइए साहब, एसी कमरे में आइए, पैसा दीजिए, इलाज कराइए, जाइए। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, इस देश में जो अमीर आदमी को मिलता है, अस्पताल में जो मिलता है इलाज, वो आप हिंदुस्तान की गरीब जनता को, इस भीड़ को आप मुफ्त में दिलवाइए। हमें भी लगे कि हमारे लिए अस्पताल के दरवाजे खुले हैं, ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो हमें भी लगे कि भाई हम भी करवा सकते हैं। माताएं आती हैं, जैसे यहां बैठी हैं, मेरे पास आती हैं, छोटा सा बच्चा लाती हैं, बच्चा खड़ा होता है वहां पे, मां कहती है राहुल जी ये मेरा बच्चा है,
डॉक्टर ने मुझे कहा है कि इसके दिल में छेद है। डॉक्टर ने कहा है कि 3 साल में 2 साल में ये मर जाएगा। बच्चा देखता है मुझे, अपनी मां को देखता है, कभी कभी रोना शुरू हो जाता है। बच्चा सोचता है मेरी मां कह रही है कि मैं मरने वाला हूं, 2 साल में मैं मर जाऊंगा। दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ये बच्चा सोचता है भाई मैं मर जाऊंगा। और फिर मां मुझसे सवाल पूछती है, राहुल जी एक बात बताओ, डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज किया जा सकता है मगर लाखों रुपए लगेंगे, मैं नहीं करा सकती हूं, क्या आप मेरे बच्चे को बचा सकते हैं या नहीं? एक मां नहीं पूछती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते हैं। कोई अपने बच्चे को लाता है, कोई अपने मां बाप को लाता है, कोई अपने भाई को लाता है। ये जो आपके ऊपर बोझ है इसको हम उतारना चाहते हैं। कैसे उतारेंगे? मुफ्त में हर गरीब व्यक्ति को, जैसे हमने रोजगार की गारंटी दी, मुफ्त में हम उसको इलाज की गारंटी और मुफ्त दवाई की, स्वास्थ्य की हम गारंटी देके करेंगे। दूसरी बात आपने कही, देखिए आपने कहा कि देखो शहरों में, गांव में पक्के घर दिखाई देते हैं, मगर गांव में ऐसे भी घर होते हैं जिनके ऊपर छप्पर होती है। शहर में आपको वो नीली रंग की प्लास्टिक शीट दिखाई देती है, शीट के नीचे लोग सोते हैं। बारिश आती है, पानी टपकता है, कभी इस साइड सोना पड़ता है, कभी उस साइड सोना पड़ता है। आंधी आती है, शीट उड़ जाती है, गांव में छप्पर उड़ जाती है। जोरों से आंधी आती है, घर उड़ जाता है, छत उड़ जाती है। आपने कहा कि देखो आजकल आप 2-3 इंदिरा आवास भेजते हो, मगर गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं। आप ऐसे करो, शहर में, गांव में 2-3 आवास मत भेजो, जितने लोगों को घर की जरूरत है उतने आप आवास भेजो। जैसे आपने गारंटी करके रोजगार की बात की, वैसे आप गारंटी करके छत की बात करो और खत्म करो एक बार। और यही हम करने वाले हैं। हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर, चाहे वो शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, उसके सिर के ऊपर कांग्रेस पार्टी, ये देखो ये छत दिख रही है आपको हरी वाली, ऐसी छत डालेंगे हम। मजबूत छत, मजबूत घर हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर। और तीसरी बात पेंशन की। किसी स्टेट में 100 रुपए मिलता है, किसी में 200, किसी में 500, किसी में 600, किसी में विधवाओं को मिलता है, किसी में महिलाओं को मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। आपने कहा कि गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति को कम से कम पेंशन, पूरे देश में एक जैसा पेंशन हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। बुजुर्गों की इज्जत होनी चाहिए। ये काम भी हम करेंगे। ये काम कैसे होता है? किसका पैसा है ये सरकार का पैसा नहीं। आप एक बात याद रखो, जब किसान खेत में फावड़ा चलाता है, जब मजदूर ईंट रखता है, जब बिजनेसमैन अपना उद्योग चलाता है, जब ट्रक ड्राइवर सड़क पे अपनी ट्रक चलाता है, ये पैसा आपके पसीने का पैसा है, आपके खून का पैसा है। ये पैसा आता है तो आप लाते हो, और इस पैसे का सही प्रयोग होना चाहिए। ये पैसा आप तक पहुंचना चाहिए, सिर्फ किसी एक बिजनेसमैन के जेब में नहीं जाना चाहिए। ये फर्क है हमारी सरकार में और उनकी सरकार में। हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा काम हम आपके लिए करें। हमारी कोशिश रहती है कि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बड़े बड़े सपने देखे, वो भी एक दिन हवाई जहाज उड़ाए, वो भी एक दिन अंग्रेजी बोले, वो भी एक दिन अमेरिका जा पाए, वो भी एक दिन अपना बिजनेस चला पाए। और इनके लोग सोचते हैं कि भाई बिजनेसमैन का बेटा, अदानी जी का बेटा बिजनेस चलाए,
इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, किसान का बेटा, दलित का बेटा, मजदूर का बेटा वही का वही रहे, वो सपने ना देखे। समाज को वो बदलना नहीं चाहते, वैसे का वैसा रखना चाहते हैं। हम समाज को बदलना चाहते हैं। यहां वीरभद्र सिंह जी हैं, जैसा काम हम दिल्ली में करते हैं वैसा काम वो यहां करते हैं। राजीव गांधी अन्य योजना फूड सिक्योरिटी के लिए लाए, मुफ्त में जेनेरिक दवाई अस्पताल में दिलवाते हैं। 900 करोड़ रुपए का स्वर्ण रिवर कैनाल प्रोजेक्ट 9 लाख बीघा को इरिगेट करने के लिए लाए। प्रोक्योरमेंट प्राइस 50 रुपए क्विंटल सेब के लिए, आम के लिए, कीनों के लिए, माल्टा के लिए बढ़ाई। तो ये भी उसी प्रकार का काम करते हैं और सालों से काम करते आ रहे हैं, जमीनी नेता हैं। और जब भी मैं इनसे बात करता हूं, मैं मिलता हूं, इनसे बात करता हूं, हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश का किसान, हिमाचल प्रदेश का मजदूर, इनकी मैं मदद करना चाहता हूं। दिल्ली में आप मेरी मदद कीजिए, ये मुझे दीजिए, वो मुझे दीजिए। यहां युवा है, शिक्षा के बारे में आपको कहना चाहता हूं। निफ्ट हम लाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, ईएसआई मेडिकल कॉलेज मंडी में, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हमीरपुर में। रोजगार लाने के लिए नया इंडस्ट्रियल एरिया पंडोगा और कंड्रोर में 219 करोड़ का। 60 से ज्यादा इंडस्ट्री 90 दिन में अप्रूव किए हैं। 1700 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लाए हैं। आईटी पार्क धर्मशाला में, लग्जरी टैक्स टूरिज्म बढ़ाने के लिए 10 साल के लिए एग्जेम्प्ट कर दी। तो ऐसा काम हम करते हैं। हम किसी एक उद्योगपति के लिए सरकार नहीं चलाते हैं, हम किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए सरकार चलाते हैं। हम उद्योगपतियों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस तेजी से हिंदुस्तान आगे बढ़ा है पिछले 10 साल में, एनडीए के समय नहीं बढ़ा था। आर्थिक प्रगति हमारी सरकार ने ज्यादा तेजी से की। सड़कें 3 गुना ज्यादा सड़कें हमने बनाई, 2 गुना ज्यादा बिजली हम लाए। वो आतंकवाद की बात करते हैं, कहते भाई आतंकवाद के सामने हम खड़े होते हैं। मैंने आंकड़े निकलवाए, मैंने कहा भैया बताइए, आतंकवाद की बात करते हैं, बताइए क्या हुआ? एनडीए के समय कितने लोग मरे? यूपीए के समय कितने लोग मरे? मैं भी जानना चाहता हूं। कांदाहार की हाईजैकिंग हुई, उनके प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर जसवंत सिंह जी 2 मिनट में लोगों ने अपना सिर गिरा दिया, झुक गए, पैसा भेजा, कांदाहार पैसा भेजा। उनके मंत्री गए और आतंकवादियों को छोड़ा जिनको हमने पकड़ा था। और उन्हीं आतंकवादियों ने पार्लियामेंट पे हमला किया, बंबई में हमला किया। एनडीए के समय 22,000 लोग आतंकवाद के शिकार हुए। यहां पे सेना के लोग हैं, वो मरे और हिंदुस्तान के नागरिक मरे। 22,000 लोग मरे। यूपीए के समय पिछले 5 साल में 800 लोग आतंकवाद के शिकार हुए। उनके समय 22,000, हमारे समय 800। और फिर वो कहते हैं भैया आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ते हैं। अगर आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं तो 22,000 लोग कैसे मरे और हमारे समय 800 लोग कैसे मरे? कहना आसान होता है, जहां भी ये जाएंगे गुस्से की राजनीति करेंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को मार के भगाते हैं, मैंगलोर में महिलाओं को पीटते हैं। आप उनका महाराष्ट्र में भाषण सुनिए,
और फिर उत्तर प्रदेश में जाके भाषण सुनिए, अलग अलग भाषण चलते हैं। यहां उत्तर प्रदेश की बात होगी, वहां महाराष्ट्र की बात होगी, वहां कहेंगे भैया उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाओ यहां से, और यहां कहेंगे भैया हम आपका विकास करेंगे। आप हमारे भाषण सुनिए, पूरे हिंदुस्तान में एक भाषण चलता है, भाईचारे की बात होती है, प्यार की बात होती है। वीरभद्र सिंह जी, मैं, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी गुस्से से बात नहीं करते हैं, तमीज से बात करते हैं। हम मोदी जी के बारे में बात करते हैं तो तमीज से बात करते हैं। और उनका भाषण सुनिए, आप उनका भाषण सुनिए। उनको छोड़कर अच्छा काम दुनिया में किसी ने नहीं किया, सिर्फ उन्होंने किया है। और लड़ाएंगे सबको, उल्टी सीधी बात करेंगे, गुस्सा करेंगे। इस देश को आगे बढ़ाना है तो हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, आजकल मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति की बात की और उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 देश अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान। और हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं, वीरभद्र सिंह जी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि आज से 5 साल बाद उनका भाषण हो तो कहें हाँ 2 देश अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, पहले नंबर पर हिंदुस्तान, दूसरे नंबर पर चीन। अब ये काम भैया हिंदू को मुसलमान से, एक जात को दूसरी जात से लड़ाने से नहीं होने वाला है। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। आजकल आप घड़ी खरीदते हो, टी शर्ट खरीदते हो, जूता खरीदते हो, उसके पीछे मेड इन चाइना होता है, मेड इन चाइना लिखा होता है। मोबाइल फोन देखो, उसके पीछे लिखा होगा मेड इन चाइना, बैटरी के पीछे लिखा होगा। पैसा जाता है आपका, हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा जाता है, आप खरीदते हो। रोजगार किसको मिलता है? हिमाचल प्रदेश के युवा को नहीं मिलता है, चीन के युवा को मिलता है। पैसा आपका जाता है, रोजगार उसको मिलता है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जब आप अपनी घड़ी को उल्टा करो, अपने शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, तो उस पर लिखा हो मेड इन सोलन, मेड इन शिमला, मेड इन हिमाचल प्रदेश। और यहां के युवा को लगे कि भाई घड़ी मैंने बनाई, टी शर्ट मैंने बनाई, मोबाइल मैंने बनाया, टीवी मैंने बनाया। और एक दिन ऐसा आए जब यहां से युवा जाए, अमेरिका जाए, टीवी खरीदे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन सोलन, मेड इन हिमाचल प्रदेश, और उसे लगे कि देखो मैंने किया, तब जाएगा हिंदुस्तान पहले नंबर पे। अदानी जी को आपका पैसा देने से हिंदुस्तान आगे नहीं जाएगा, मेड इन इंडिया नहीं बनेगा भैया, मेड इन हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। यहां आनंद शर्मा जी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए कितने घंटे हमारी बातचीत हुई है। मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की बात, कितनी मीटिंग हमने रखी है, जापान के साथ कोलैबोरेशन किया है, दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई, चेन्नई से लेकर बेंगलोर, हमने सड़कें तैयार की हैं, बड़ी बड़ी सड़क, बिजली, पानी की सुविधा और माल ढोने वाली रेलवे लाइन। जापान पैसा दे रहा है सड़क बनाने के लिए, जापान पैसा दे रहा है। अब आप पूछोगे भैया जापान को क्या हो गया, हिंदुस्तान में क्यों पैसा दे रहा है, हिंदुस्तान की सड़क बनाने के लिए जापान क्यों पैसा दे रहा है? हमने उनसे बात की है, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमें दूसरा ऑप्शन दीजिए आप। आज हमारा ऑप्शन सिर्फ चीन है, हमें दूसरा ऑप्शन चाहिए, हिंदुस्तान का ऑप्शन चाहिए। वो पैसा दे रहे हैं और फिर हमसे सवाल पूछते हैं, जापान के लोग सवाल पूछते हैं। आप जानते हो क्या सवाल पूछते हैं? भैया एक डर है हमें, हम आपकी मदद करेंगे, सड़क तैयार करेंगे, एक डर है, सिर के पीछे हमारा एक डर है, क्या यहां पे शांति रहेगी या नहीं? क्या हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ जाएंगे या नहीं? ये डर है हमारे। बिल्कुल
बीजेपी होगी, बीजेपी होगी तो लड़ाई होगी, बीजेपी होगी तो 22,000 लोग मरेंगे, क्योंकि वो गुस्सा फैलाते हैं, वो क्रोध फैलाते हैं। पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया अपने आप से पूछ रही है हिंदुस्तान में शांति रहेगी या नहीं। और यह सवाल पहले कभी नहीं उठता था, क्योंकि लोग जानते हैं कि हमारी राजनीति प्यार की राजनीति है, भाईचारे की राजनीति। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर से क्या होगा, यहां पास से निकलेगा, आपके युवाओं को, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक उद्योगपति को फायदा नहीं मिलेगा, हजारों उद्योग लगेंगे। छोटे उद्योगों को फायदा पहुंचेगा, बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचेगा। सब मिलकर पार्टनरशिप कर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहां पे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? यह हमारे किसान हैं। आप सेब उगाते हो, किलो होता है, अलग अलग फल होते हैं। होता क्या है? सड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में आलू सड़ता है, यहां पे सेब सड़ जाता है। क्यों सड़ता है? क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के यूनिट आपके पास नहीं है, पास में नहीं है। प्रोसेसिंग यहां नहीं होती है, प्रोसेसिंग दूर होती है। कोल्ड चेन नहीं है, हाँ, कोल्ड चेन नहीं है। हम चाहते हैं कि कोल्ड चेन बने, ट्रक में फ्रिज लगे, प्रोसेसिंग प्लांट यहां लगे, स्टोरेज यहां आए। हम ये चाहते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा काम हमने किया, सबसे बड़ा काम हमने किया, एफडीआई का काम हमने किया। क्यों किया? क्यों हमने किया? किसान के लिए किया, और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लोग। देखिए आजकल क्या होता है, किसान आलू उगाता है, चिप्स में जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें आधा आलू होता है। कितने का आता है वो? 20 रुपए का। और आलू कितने का बेचता है किसान? हाँ, 4-5 रुपए किलो। 4-5 रुपए किलो किसान बेचता है। फायदा किसको होता है? चिप्स वाले को होता है। अब हम चाहते हैं कि चिप्स वाले को भी फायदा हो और किसान को भी फायदा हो, इसलिए हम एफडीआई लाए। और उनके नेता कहते भाई हम सब कुछ कर देंगे मगर एफडीआई नहीं लाएंगे। 70,000 करोड़ रुपए हमने किसान को दिए, कर्जा माफ किया। बीजेपी के लोगों ने कहा भैया ये क्या हो रहा है, पैसा जाया कर रही है कांग्रेस पार्टी, पैसा कहां से आएगा? हमने दिया आपको पैसा, पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा या आप अदानी को दे सकते हो या किसान को। हम अदानी को नहीं देते, हम किसान को देते हैं, वो अदानी को देते हैं, फर्क है। पार्टनरशिप चाहते हैं हम। आखिरी बात कहना चाहता हूं, यहां महिलाएं दिख रही हैं मुझे, दिल्ली में मुझे पोस्टर दिखा बीजेपी का, महिलाओं को मैं शक्ति देना चाहता हूं, महिलाओं को शक्ति देना चाहता हूं। वहां पे इनके नेता थे ऐसे, कमल का फूल था, बड़ा सा पोस्टर था। तो मैंने सोचा अजीब सी बात है, हिंदुस्तान की महिला को शक्ति देने की क्या जरूरत है? शक्ति तो हिंदुस्तान की महिला के पास है। क्या कमी है आप में? शक्ति आप में नहीं है क्या? देवी है आप? और फिर मैंने सोचा ये पोस्टर गलत है, ये पोस्टर गलत है। इस पोस्टर पे लिखा होना चाहिए महिलाओं को मैं इज्जत दूंगा। शक्ति है महिला के पास, सिर्फ आप इज्जत दे दीजिए, मगर इज्जत आप देते नहीं हैं। गुजरात
गुजरात की पुलिस की पूरी शक्ति एक महिला के पीछे दौड़ती है। महिला के फोन टैप होते हैं और पोस्टर लगता है, महिला को शक्ति दूंगा। आप शक्ति छोड़ दीजिए, आप इज्जत दे दीजिए। शक्ति है इनके पास, शक्ति की कोई कमी नहीं। वन रैंक वन पेंशन की बात करना चाहता हूं। नहीं, एक बात मैं भूल गया, महिलाओं के बारे में। हम क्या करेंगे 2014 में? 2000 महिला पुलिस स्टेशन हम आपके लिए खोलेंगे हर प्रदेश में, पहला काम। दूसरा काम, 33% रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा में आपको देंगे और आप महिलाएं 33% दिखाई देंगी विधानसभा लोकसभा में। आपने 9 सिलेंडर की बात कही थी, आपने कहा था भाई 9 सिलेंडर से हमारा काम नहीं चल रहा है। आप मेरे पास आई, सोनिया जी के पास गई, 1 मिनट में नहीं हुआ, 1 दिन लगा, मगर 1 दिन में 12 सिलेंडर हो गए, आपको मिल गए। वन रैंक वन पेंशन की मैं बात करना चाहता हूं। सेना के लोग आए, एक्स सर्विसमैन आए, आपने कहा कि देखिए पुराना मुद्दा है, वन रैंक वन पेंशन कीजिए। प्रधानमंत्री जी के पास गया मैं, सोनिया जी के पास गया, मीटिंग हुई, 2-3 मिनट लगे। सोनिया जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए इस काम को करना है, बातचीत बंद करिए, काम करिए। चिदम्बरम जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ठीक है भैया, मुश्किल है मगर कर देंगे, हो गया। अब मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो खोला, क्या दिखा उसमें मुझे? ये बहुत होशियारी है। फोटोकॉपी, हमारी फोटोकॉपी, कमल का फूल हमारी फोटोकॉपी। स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर करेंगे और एक लाइन पीछे भैया वन रैंक वन पेंशन हम करेंगे। अरे भैया बीजेपी के लोगों, वन रैंक वन पेंशन कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है, 3 महीने पहले कर दिया है, इसको मिटा दीजिए। अब पैसे क्लियर कर दिए, नोटिफिकेशन आ गया, हो गया काम। हाँ, नोटिफाई हो गया। भ्रष्टाचार के बारे में एक लाइन दिखाई दी, हमने आरटीआई दिया, हमने लोकपाल बिल पास किया। 5 बिल पार्लियामेंट हाउस में है जिनको बीजेपी के लोगों ने रोका। हम आएंगे, उन 5 बिल को पास करेंगे, जबरदस्त टक्कर होगी। और उनके मैनिफेस्टो में मैंने देखा भैया एक लाइन, वो ये नहीं, आरटीआई के बारे में बात नहीं की, वो क्या करेंगे, कुछ नहीं। भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं, एक लाइन। दूसरी लाइन, आईटी से हम भ्रष्टाचार का खिलाफ करेंगे। अरे भाई, आईटी से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, करोगे क्या? नेता जाते हैं कर्नाटक में, येदुरप्पा जी उनके चीफ मिनिस्टर थे, जेल में गए, जेल में समय काटा, उनसे गले लगाते हैं। यहां पे उनके दोस्त हैं एक्स चीफ मिनिस्टर, चैंपियन है भ्रष्टाचार के, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है, जीते हैं। येदुरप्पा जी हैं, मोदी जी है वहां पे। 3 लोग जेल गए, कैबिनेट में बैठते हैं उनके साथ वो, और मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि भैया मैं आईटी के साथ, आईटी का प्रयोग करूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। कुछ नहीं कहेंगे। तो आप ही समझिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। यहां हमारे प्रत्याशी हैं, आगे आइए आप। हाँ? अच्छा, ठीक है। यहां हमारे कैंडिडेट हैं मोहनलाल ब्राक्टा जी, अच्छे मार्जिन से जीते थे ये, युवा हैं, आपके बीच में जाते हैं, समय देते हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं। इनको आप भेजिए दिल्ली, इनकी जरूरत है। दिल्ली में आपकी सरकार बननी चाहिए,
कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। हिमाचल में आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पार्टनरशिप होगी, मिलके हम काम करेंगे और जो भी हिमाचल प्रदेश को चाहिए, जो भी आपकी जरूरत है उनको मैं पूरा करूंगा, आप घबराओ मत। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से महिलाएं जो दूर दूर से आए हैं। मेरा लक्ष्य है हिंदुस्तान की महिलाओं को हम सुपर पावर बनाएं, आपको सबसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि देश को आपकी जरूरत है। धन्यवाद, जय हिंद। सर ये कैंडिडेट सर हाँ सर कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है।